सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त आपके आंकड़े आ चुके हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 160 सीटों के साथ महायुति सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस शिंदे गुट की तरफ से और यहां अजीत पवार एनसीपी गुट की तरफ से यहां पर सरकार बनती हुई। पीमार्क का सर्वे 147 सीटों के साथ 147 सीटों के साथ इस सर्वे में भी बहुमत का आंकड़ा जो कि 144 है 145 वो पार करती हुई यहां पर महायुति यानी कि जेपी नड्डा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में पीमार्क के सर्वे के हिसाब से भी बनती हुई नजर आ रही है। ये अब तक के आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी, मतलब जितने भी एग्जिट पोल हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी और अच्छा नीचे आंकड़े हैं और झारखंड दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात की जा रही है। झारखंड में तो एंटी इनकम्बेंसी है, तो कहा जा रहा है साहब कि झारखंड में वापसी होगी, हो सकती है। एग्जिट पोल भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऊपर आप नंबर्स दे सकते हैं झारखंड के। नीचे की बात करें महाराष्ट्र में पीमार्क का सर्वे 147 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नंबर 1, नंबर 2 महायुति की सरकार यानी कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस शिंदे गुट और साथ ही अजीत पवार गुट की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। चाणक्य 149, मतलब किसी भी सर्वे को आप उठा लीजिए, कोई भी सर्वे आप उठा लीजिए, चाहे पीमार्क का हो, चाहे मैट्रिक्स का हो, चाहे चाणक्य का हो, सारे एग्जिट पोल में एक बात कॉमन है कि तीनों ही एग्जिट पोल में अब तक के हिसाब से महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और यहां तो 160 पहुंच गया है, 160 सीटें, मतलब 288, यानी कि अगर यही एग्जिट एग्जैक्ट में तब्दील हो जाते हैं तो यकीन मानिए एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का असर इसको कहा जाएगा। हरियाणा रिपीट होता नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। पीपल्स पल्स की बात करिए तो यहां पर तो भाई साहब 185 पार करा दिया साहब, 185। जितने भी एग्जिट पोल अब तक पीपल्स पोल्स, मैट्रिक्स, चाणक्य, भास्कर, अच्छा भास्कर में 132 और 134, यहां पर किसी को भी बहुमत नहीं। यहां मामला फंस सकता है, क्योंकि अगर मामला फंसता है तो देखा जाएगा किसकी ज्यादा सीटें होंगी, क्योंकि प्री पोल अलायंस जिसका बड़ा होगा उसको ही राज्यपाल गवर्नर बुलाएंगे। लेकिन यहां पर लोकशाही मराठी का भी जो सर्वे यहां पर भी फंसता नजर आ रहा है। किसी को भी, मतलब ये खंडित जनादेश की तरफ क्या महाराष्ट्र विधानसभा बढ़ेगी, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है, अगर खंडित जनादेश होता है, आंकड़ों पर नजर रखिए, अगर होता है तो फिर प्री पोल अलायंस जो सबसे बड़ा होगा उसको बुलाया जाएगा, या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होती है उस पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, क्योंकि चुनाव के बाद तोड़फोड़ से लेकर क्या होगा क्या नहीं होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन महायुति 145 सीटों के साथ महाराष्ट्र में सरकार, ज्यादातर सर्वे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी गुट की सरकार महाराष्ट्र में, महापोल मैट्रिक्स। लेकिन विवाद आप जानते हैं झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की, लेकिन जो 9 सीटों का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है उसमें भी सबसे ज्यादा विवाद यह कि 7 पर बीजेपी यानी कि एनडीए और 2 पे इंडिया अलायंस की जो है जीत एग्जिट पोल के हिसाब से मिलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद यूपी उपचुनाव को लेकर होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगा दिए कि पुलिस वालों ने रिवॉल्वर दिखाई वोटर्स को, धमकाया। वो देखिए अब आप। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से जो अपराधी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट के लिए करहल में अभी दलित बेटी की हत्या की है, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे लो तो रगिया कि तो रगिया बनाई दिए। वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करना है। वहाँ जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे पूरा शासन प्रशासन
एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है। इतना टाइम होगा जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं किस तरीके से? अभी जाना नहीं है, अभी जो है टाइम नहीं हुआ है। अभी मना करें, अभी साथ हैं, अभी सरकार चले जाएंगे। गाँव में बैरिकेड कैसा, जो मतदाता के लिए आप बैरिकेड लगाएंगे? खास तौर से जो परंपरागत मतदाता थे इंडिया गठबंधन के, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालना है। मतदान तो नाम खत्म ही हो गया बिल्कुल। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। समाजवादी पार्टी केवल हार के मुंह को छुपाने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रही है। आईडी दिखाइए, तो मैं आइडिया दिखाया हूँ, उसके बाद कहा जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। क्या आप वोट नहीं डालोगे? आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ, सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। उनको आईडी के नाम पे उनको रोका जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है और हर बूथ के बाद बैरिकेडिंग कर दी। आप लोग का वोट नहीं पड़ा, डालने नहीं दे रही पुलिस। नहीं दे रहे हैं कहीं पे जो पहले प्रतिबंधी थी। जी जी, ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे। अच्छा, इस पूरे प्रकरण के दौरान विवाद एक वीडियो को लेकर हुआ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। उस वीडियो को लेकर अखिलेश यादव का दावा है, अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले, जो ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ हैं, उनके हाथ में रिवॉल्वर है और वो वोटर्स को धमका रहे। वो वीडियो एक बार हम दिखाएं, अगर फिर उस वीडियो का थोड़ा फैक्ट चेक भी आज करेंगे। ये आज वीडियो पूरा दिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वो वीडियो दिखाइए एक बार, ये देखिए आप। यही तो मारने के हैं आगे, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो, यही तो मारने के हैं आगे, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो, अब देखिए, इसी वीडियो को लेकर आरोप यह है कि अखिलेश यादव ने दरअसल यूपी पुलिस की छवि को खराब करने के लिए एक आधा अधूरा वीडियो एडिट किया, काट छाट कर एडिट करके पोस्ट किया। इसके बाद यूपी पुलिस पर वोटर्स को रिवॉल्वर से धमकाने का आरोप लगाया। उसके बाद पूरा वीडियो आ गया। दरअसल अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया वीडियो, वो था 17-18 सेकंड का। बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियो यूपी के मीरपुर का है, जहां उपचुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल से पहले इस घटना का पूरा वीडियो डाला गया, लेकिन पूरे वीडियो में पुलिस पर पत्थरबाजी होती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद, अच्छा वो वीडियो अगर हम पीछे डाल सके, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वो वीडियो जो है, पूरा वीडियो, इसमें आप देख पाएंगे ये वो पूरा वीडियो, पीछे पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस वाले खड़े हैं। ये देखिए आप बहुत ध्यान से, छतों पर भी कुछ महिलाएं हैं। ये देखिए आप, ये वो पूरा वीडियो था जो पूरा पहले डाला गया, बाद में डिलीट किया गया, फिर 17 सेकंड का छोटा वीडियो डाला गया। फिर वहां पर पुलिस वाले हालात को कंट्रोल करते हुए नजर आए, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले जख्मी हुए और वहां पर बताया गया गली के अंदर से, अब आप देखेंगे क्योंकि पुलिस का भी पक्ष है, गली के अंदर से वहां से पत्थरबाजी हो रही थी पुलिस के ऊपर। देखिए नीचे मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं, पुलिस का ही देखिए, पुलिस वाला वहां पर है। पुलिस का यह पक्ष है साहब कि वहां पर जो है दो पक्षों में तनाव था, पुलिस वहां पर पहुंची, उन पर पथराव हुआ। पुलिस अधिकारी रिवॉल्वर जो लहराता हुआ, बाद में जो आपको मैं अब वीडियो दिखाऊंगा, जो वीडियो पोस्ट किया गया वो इस वीडियो का अंत का हिस्सा है। वो अंत ये देखिए आप, ये गली के अंदर कुछ लोग थे, पत्थरबाजी थी, पुलिस वाले बाहर खड़े थे। उसके बाद यह बताया गया कि वीडियो को पोस्ट करने के बाद अखिलेश यादव जी ने पुलिस अफसर पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से इस पुलिस अफसर, ये ककरौली वहां के जो एसएचओ हैं, उनको बोला कि इनको अच्छा, फिर ये आया वीडियो, ये आखिरी के 17 सेकंड का वीडियो था। इसमें दो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इनके पीछे भीड़ है। तो यहां जब पुलिस को रिवॉल्वर निकालनी पड़ी, यह बताया गया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, यह पुलिस का पक्ष है साहब।
ये पुलिस का पक्ष है। एक बार मैं पुलिस का बयान भी एक बार हम सुना देते हैं आपको। पुलिस का बयान सबसे पहले सुनिए, क्योंकि अखिलेश यादव का ऐसा दावा। पहले एक बार दोनों वीडियो दिखाइए साहब। जो दो वीडियो हैं जो अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया, आखिरी के 17-18 सेकंड का, और जो पूरा वीडियो है वो हम आप पहले पूरा वीडियो दिखाइए सब। चलो चलो घर चलो रोड पे खड़ो वोट डालने जाओ चलो वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। ये वीडियो अधूरा है, साजिश के तहत वायरल। अखिलेश यादव पर बहुत गंभीर आरोप है साहब। वो पुलिस का ये पक्ष है, एसएसपी अभिषेक सिंह, ये वीडियो अधूरा है, साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो पूर्ण सत्य, ये सूचना आई थी कि दो पक्षों में झड़प हुई, पुलिस वहां पहुंची, लोगों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने जब हटाया तो उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। जिस वक्त ये वीडियो बनाई गई उपद्रवी वहां से चले गए, महिलाओं को आगे कर दिया। अब समझिए हुआ कि ये फैक्ट चेक बहुत जरूरी था इस वीडियो का। ये जो महिलाएं आपको आगे नजर आ रही हैं, इससे पहले का वीडियो कोई नहीं पोस्ट कर रहा है। आप सारे सोशल मीडिया आप देख लीजिए, ये 17-18 सेकंड का बस है वो वीडियो। लेकिन इससे पहले का वीडियो जो हमने आपको दिखाया, जिसमें पुलिस का दावा है कि उपद्रवी वीर वहां से चले गए पत्थरबाजी करने के बाद, फिर महिलाओं को आगे कर दिया गया। अखिलेश यादव द्वारा वीडियो शेयर कर कार्रवाई की मांग करने वाले पोस्ट का दूसरा वीडियो, पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया। मेरे साथ ना इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, इसलिए विशेष तौर पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया जुड़ने के लिए। विक्रम सिंह जी हैं मेरे साथ। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। समीर चगांवकर जी हैं, समीर जी बहुत बहुत स्वागत। दीपक चौरसिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत। अजय आलोक है मेरे साथ, और मेरे साथ अनीश गढ़वे जी हैं जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत अनीश जी। लेकिन पहले विक्रम जी आवाज आ रही है आप तक? मेरे ख्याल से विक्रम जी आवाज आ रही है? जी हाँ आवाज आ रही, जी आवाज आ रही, थैंक यू। ये जो देखा आपने, क्या था ये पूरा वीडियो, आपका क्या टेक है सर इसमें जो बताया गया कि अगर हम वो तस्वीरें वही वाली चला पाए, वीडियो वही वाला देखिए मैंने सब देख लिया है। अमन जी नमस्कार, विद्वान पैलेस को नमस्कार। मैंने पूरा वीडियो भी देखा है और अभी इंटरप्शन ये हुआ क्योंकि मैं एसएसपी मुजफ्फरनगर से बात कर रहा था और मुझे कोई कारण नहीं है एसएसपी की बातों का अनदेखा करना या उसको गलत मानना। जिस तरीके से अपने जो आपका पुअर परफॉर्मेंस, उसका ठीकरा पुलिस के सर पे फोड़ना, इसका कोई औचित्य नहीं। आपने जो किया है उसका जवाब जनता देगी आपको। लेकिन आधा अधूरा वीडियो काट करके उसका ट्वीट बना करके करना, ये चीज अत्यंत आपत्तिजनक है, मुझे घोर आपत्ति है। पुलिसकर्मी घायल हैं, आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा पुलिसकर्मी घायल हैं, वीडियोग्राफी हुई है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं, और अभिषेक सिंह जिन्होंने पूरी बातें सत्य कह दी, आधा अधूरा वीडियो काट करके बना के ट्वीट एक झूठ का पुलिंदा पेश कर रहे हैं। आप तो वहीं एक्सपोज हो गए और महिलाओं को आप आगे कर रहे हैं। महिलाओं को आगे करके सोची समझी सुनियोजित तरीके से। मैं चूंकि इस क्षेत्र में बहुत रहा हूं तो मुझे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मालूम है। मैंने ये सीन बहुत देखे हैं और अगर मैं अभिषेक सिंह से बात न भी करता तो मैं अपने अनुभव से कह सकता था कि सच्चाई क्या है। अच्छा, ये बात हुई एसएसपी अभिषेक सिंह से? अभी तभी आने में विलंब हुआ 10 सेकंड, मेरी बात हो गई है। बताइए ना क्या बताया उन्होंने यही चीज बताई कि ये वीडियो को काट कूट करके डॉक्टर करके आधा अधूरा पेश किया गया, पुलिसकर्मियों को चोट आई है और महिलाओं को आगे करके इस तरीके का झूठ का पुलिंदा पेश किया गया। अमन जी मुझे सख्त आपत्ति है। देश के वरिष्ठ नेताओं से उम्मीद की जाती है कि साफ गोई से बात करें और अपने परफॉर्मेंस का ठीकरा पुलिस के सर पे फोड़ने का कष्ट न करें। मैंने जीवन इसमें इंटरेस्टिंग जो शायद मुझे लग रहा है, अगर अजय आलोक आप तक आवाज आ रही है, अजय भाई,
यह है कि अखिलेश यादव ने ऐसा दावा किया जा रहा है, पहले पूरा वीडियो पोस्ट किया था, पहले उन्होंने पूरा वीडियो पोस्ट किया, फिर उसकी जगह ये 18 सेकंड वाला पोस्ट किया, उसको हटाकर, यह भी दावा किया जा रहा है। आपको ये नहीं लगता है अमन जी कि पहले पूरा वीडियो पोस्ट किया, फिर उसको एडिट कर दिया, 18 सेकंड का किया? क्या ये सिर्फ उस पर्टिकुलर विधानसभा के लिए नहीं है? ये पूरे देश में एक एनार्की, अव्यवस्था फैलाने का मैसेज है, जो 2004 में 4 जून के चुनाव के बाद, हारने के बाद ये लोग लगातार करते आ रहे हैं। इसको आप एक माइक्रो प्रोस्पेक्ट में मत देखिए, इसका मैक्रो प्रोस्पेक्ट है। मैक्रो प्रोस्पेक्ट है कि अब मुसलमानों को वोट देने से भी रोका जा रहा है अपने पुलिस प्रशासन से। तुम्हारे साथ यही होगा। चुनाव तो ये हार ही रहती है, इनके पिछले 3 दिन के लक्षणों से पता चल रहा है। लेकिन ये जिस तरह से और अलगाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानबूझ के, ये इंटेंशनली किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन और इलेक्शन चुनाव आयोग इस पे निर्णय ले, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश प्रशासन इस पे रिवॉल्वर तो निकालते नजर आ रहे हैं। तो मुसलमानों में ये फीलिंग भरा दो। मुसलमान, उसके पहले का वीडियो आप पत्थर चलेगा पुलिस पे, तो पुलिस आप पे रिवॉल्वर भी नहीं निकालेगी, लाठी भी नहीं मारेगी आपको। एसएसपी साफ कह रहे हैं कि सूक्ष्म बल प्रयोग किया गया। वो एरिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, सरकार के नियंत्रण में नहीं है। चुनाव आयोग से यह दरखास्त है कि इस पर संज्ञान लें, क्योंकि गलत अफवाह फैलाने पे भी केसेस होते हैं, एफआईआर होती हैं जी। और ये मैसेज पूरे आप ही के चैनल के थ्रू पूरे देश में, पूरे विदेश में जा रहा है कि पुलिस वाले मुसलमानों को पिस्तौल दिखा रहे हैं और वोट देने से रोक रहे हैं। क्या दिक्कत है मुसलमानों को, औरतों को बुर्का उतार के दिखाने में, वेरीफाई करवाने में? बुर्के के पीछे मर्द है कि औरत है, किसको क्या पता आधार कार्ड से दिखा रहा है? नहीं तो वो पुलिस थोड़ी ना ऐसा क्या हुआ नहीं है? नहीं अजय भाई, बांग्लादेशी या रोहिंग्या, बांग्लादेशी नहीं वो पुलिस थोड़ी ना पुलिस नहीं करेगी। ये अंदर भी नहीं चेक होने दे रहे थे ना, ये अंदर भी नहीं चेक होने दे रहे थे भाई, ये अंदर भी नहीं चेक होने दे रहे थे। इलेक्शन के दौरान कितनी बार होता है कि कोई बूथ से मतलब नहीं है, चुनाव पूर्व में भी आप जाते हैं, गाड़ी रोक के चेकिंग होती है कि नहीं आपकी गाड़ी की? आपसे आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन कार्ड मांगा जाता है कि नहीं? बाकायदा उसकी एंट्री होती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वीडियोग्राफी होती है। ये सब नियम बनाए गए हैं भाई। तो नियम जब बनाए गए हैं तो हम अरे आप नियम से परे कैसे हो सकते हैं? मैं कल को कहने लगूं कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, मैं अपना आईडी नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी की चेकिंग नहीं होने दूंगा। लेकिन अजय आलोक, होता है तस्वीरें ये भी हुआ ना इस चुनाव में, अगर मैं ये भी इस चुनाव में हुआ। उद्धव ठाकरे को दिक्कत हो गई हेलीकॉप्टर चेक करवाने में। मैं वो तस्वीरें भी, अगर जिसमें ना बैरिकेडिंग लगा दी गई कुछ इलाकों में, ऐसे पुलिस के बैरिकेडिंग थे, वो तस्वीरें अगर हम चलाएं, जिसमें जब भीड़ जा रही थी तो पुलिस आईडी चेक कर रही थी। उस गली में जाना अलाउड नहीं, पुलिस सबकी आईडीज देखेगी, फिर आगे जाने देगी। फिर वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक प्रकट हुए, उन्होंने कहा ये सब गलत है साहब, आज जाने दीजिए। वो तस्वीर अगर हम चलाएं, उसको लेकर क्या सफाई है? मतलब पुलिस के पास शायद, हाँ ये वो तस्वीर, इसको एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए, फिर मैं आता हूं 1 मिनट, मैं आ रहा हूं 1 मिनट अजय आलोक आपके पास, और मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गली के अंदर बैरिकेडिंग लगा दी गई और वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे। ये जो चंद्रशेखर हैं, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया। इसी तरह के वीडियोस और भी थे जिसमें उन्होंने दावा किए, देखिए पुलिस वाले वहां पर चेकिंग कर रहे हैं, लाइए साहब आधार दिखाइए आप अपना, और फिर वहां पर उनकी चेकिंग, फिर आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। अब इस वीडियो पर अजय आलोक आपका और विक्रम जी आपका रिएक्शन। दीपक भाई आ रहा हूं। सबसे पहली बात कि स्थानीय प्रशासन वहां का अपने विवेक और निर्णय से तय करता है कि कहां बैरिकेडिंग लगेगी, कहां नहीं लगेगी, सुरक्षा कारणों और पूर्व में जो भी हरकतें हुई हैं उनके आधार पर। ये किसी नेता से या किसी मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से या उनके ऑफिस से पूछ के ये निर्णय नहीं लिए जाते। ये एसएसपी या लोकल थाना समिति, हर थाना में एक सुरक्षा समिति बनी होती है जो इस तरह के निर्णय लेती है, और चुनाव आयोग उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए ये सब निर्णय वो ले सके। पहली बात, इसमें किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात नहीं है। दूसरी बात, वो बूथ नहीं है, वो बैरिकेडिंग है। अगर बैरिकेडिंग लगी है तो कभी भी प्रशासन को बैरिकेडिंग लगाने की अनुमति है। उसके आगे है बूथ कम से कम 200 मीटर, और उसके पहले अगर बैरिकेडिंग पर अगर वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है पोलिंग वाले दिन कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, तो कोई गलती पुलिस भी नहीं कर रही है। विक्रम जी मांग सकते हैं ऐसे पुलिस वेरिफिकेशन? एक बार ये वीडियो दिखाएं हम जो चल रहा है, 1 मिनट दिखा सकते हैं वीडियो, इसमें अगर ऑडियो है तो, क्योंकि वहां पर मुस्लिम महिलाएं, ये देखिए दिखाइए 1 मिनट, इस फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीर। चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट क्या तुके हैं?
इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। इलेक्शन पहले भी कभी चेक नहीं होता। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने? विक्रम सिंह जी, ये पुलिस अलाउ, मतलब ऐसे जो रूल है आप बेहतर बता पाएंगे, पुलिस ऐसे आईडीज चेक कर सकती है वोटर्स की? सर आपको म्यूट हो गया सर, अगर आप अनम्यूट कर दें शायद। बिल्कुल कर सकती है। ये बैरिकेड भी लग सकते हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपने देखा हो जिससे कि भीड़ भाड़ ना हो, सिंगल फाइल में जो वोटर्स है वो अंदर जाएं और सिंगल फाइल में एग्जिट पे भी जाते हैं। और ये काफी दूर है, महिला पुलिसकर्मी भी हैं, और सिर्फ ये देखने के लिए कोई अनाधिकृत प्रवेश ना हो, इसलिए जो वोटर स्लिप होती है जब भीड़ ज्यादा होने लगती है तो उसके आधार पर यह चेक किया जा सकता है कि आप उनको ही को जाने दें जो अधिकृत वोटर्स हों। ऐसा न हो कि गलत फहमी में या जानबूझ करके कोई हुजूम जाना हो पोलिंग सेंटर 98 में और पहुंच जाए 102 में। इसीलिए अगर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस करने के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन जो ये हजरत दिखाई पड़ रहे हैं ये इस इरादे से ही गए हैं कि वहां पर एक सीन क्रिएट कर दे। बैरियर कैसे लगा? बैरियर आपसे पूछ के तो नहीं लगाया जाएगा, बैरियर की तो जो अनिवार्यता है उसके आधार पर लगाई जाएगी। वीडियोग्राफी हो रही है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के आपके जो परीक्षक हैं वो वहां मौजूद हैं, मैजिस्ट्रेट्स और मैजिस्ट्रेट 3 पेयर पे आपका इंतजाम हो रहा है। तो ये मान लिया जाए सब मिल गए हैं। अभी तक तो आपने जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है वो स्थानीय पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पे, जो कि बेसिकली कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के, मुझे एक भी सब इंस्पेक्टर नहीं दिखाई पड़ा। और बाकी सब मान ले कि जोनल मैजिस्ट्रेट मिल गए, सेक्टर मैजिस्ट्रेट मिल गए, सेक्टर पुलिस ऑफिसर मिल गए, इलेक्शन ऑब्जर्वर भी मिल गए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी मिल गए और एसएसपी भी मिल गए। ये ऐसा नहीं होता है, ये अब बिल्कुल सोचना ही गलत है। और जिस तरीके से ये हजरत गए थे ये तो एक वकुआ बनाकर। ड्यू रिस्पेक्ट, आईडीज चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आईडीज चेक करने का राइट तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को है ना। चुनाव आयोग के अधिकारियों के, जब आप वोट कास्ट करते हैं तो वहां जाकर के आपकी वो जो स्लिप मिलती है और वोटर्स आईडी आपका वो देख लेंगे, या जो भी आपके वो मैच किया जाता है वो अधिकृत है, क्योंकि उसके बिना आप वोट कास्ट ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी अगर भीड़ ज्यादा हो रही है तो बैरियर के पहले सिर्फ ये देखने के लिए कि आप अधिकृत हैं यहाँ पर आने के लिए। ठीक है जी, ठीक है समीक्षा गांवकर। लेकिन उससे पहले एक बार दीपक चौरसिया आपका टेक। दीपक भाई, क्या मंशा रही होगी अखिलेश यादव की इस तरह की वीडियो पोस्ट करने की? 17 सेकंड का जो 1.25 मिनट का इतना बड़ा वो उन्होंने हटाया, फिर ये वाला पोस्ट किया, या इस तरह के कि मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? दीपक भाई, ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है। और आपको पता है आकाश, राजनीति का बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल ये है, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो एक नैरेटिव है कि मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के लिए तो हॉट फेवरेट नैरेटिव है। हर सेक्युलर पार्टी यही कहती है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उन्हें वोट नहीं करने दिया जा रहा है। और अखिलेश यही नैरेटिव सेट करना चाहते थे, इसीलिए आपने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया दोनों वीडियो दिखाकर। अगर कहीं किसी इलाके या मोहल्ले की छत से पुलिस पर पत्थर बरसाए जाएंगे तो क्या वो फूल लेकर जाएंगे? और फूल लेकर जाने की परंपरा तो थी ना, कई साल पहले तो थी कि पत्थर जहाँ से बरसते थे वहाँ पे भी राज्य प्रशासन का दबाव होता था कि जाइए भैया फूल लेकर जाइए या पत्थर खा के वापस आ जाइए, हमारा शिकायत मत करिए, हम वो जो चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। तो यहाँ पर मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि आज की दुनिया में, सोशल मीडिया के इस ज़माने में, जैसा सर ने कहा, विक्रम सर ने, कि एसएसपी भी मिल जाएंगे, डीजीपी भी मिल जाएंगे, होम सेक्रेटरी भी मिल जाएंगे, लोकल थाना जो सर्कल ऑफिसर है वो भी मिल जाएगा, बीट कांस्टेबल भी मिल जाएगा, और सभी लोग एक साथ मिलकर ये काम करेंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट कास्ट करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन और नियम कानून का डर अधिकारियों में ज़्यादा रहता है। और मैं आपको ये बात लिखित तौर पे दे देता हूँ कि कोई अपनी इस तरह की सार्वजनिक फजीहत नहीं कराना चाहेगा, इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक खंडन आया है। ठीक है समीर भाई, आपको क्या लगता है, मतलब ये पुलिस प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है इस वक्त? तो सब चुनाव आयोग के अंतर्गत है ना। देखिए अमन भाई, एक आधा अधूरा वीडियो दिखाकर एक पूरे समाज का माहौल खराब करने की कोशिश दिखती है इस अंदर। आपने बहुत स्पष्ट दिखा कि 17 सेकंड के वीडियो को काटकर, और एक किस व्यक्ति ने किया है? ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने, प्रवक्ता ने नहीं किया है, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। अखिलेश यादव अगर जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो इस तरह को सांसद भी है, वो इस तरह का वीडियो डालते हैं तो उनकी मंशा समझ में आती है कि वो किस तरीके से समाज के अंदर संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अंदर जो सामाजिक सौहार्द है वो खराब हो और वहां हिंदू बना मुसलमान हो, और बताया जाए कि मुसलमानों के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन क्या व्यवहार करने जा रहा है।
मुझे लग रहा है ये एक देशद्रोह जैसा मामला है कि आप समाज के अंदर एक पुलिस की छवि खराब कर रहे हो कि पुलिस गोली चलाने जा रही है। आप तो मुख्यमंत्री रहे हो, कोई कानून व्यवस्था खराब होगी, पत्थरबाजी हो रही है, वहां कोई तनाव का माहौल हो, तो पुलिस का काम है कि मामले को ठंडा करना। अगर आप उस स्थिति को एक समुदाय से जोड़कर बताने की कोशिश कर रहे हो कि एक समुदाय को वोट देने दिया जा रहा है, और 2 दिन पहले से, मतदान तो आज हुआ है ना, 2 दिन पहले से उसकी भूमिका बनाई जा रही थी, अखिलेश यादव उसकी भूमिका बना रहे थे। मैं सबीना मेरी सहयोगी हैं, वो महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूं, वो जो 2 तस्वीरें हैं ना, जो अखिलेश यादव ने पोस्ट किया वीडियो और जो एक्चुअल वीडियो है जो 1.5-2 मिनट का है, वो एक बार फिर से दिखाएं, क्योंकि वो लोगों को पता होना चाहिए। आज हो रहा है कि पुलिस वाले ने रिवॉल्वर वोटर्स पर तान दी, वोटर्स को धमका रहा है पुलिस वाला, वो सब उसका फैक्ट चेक बहुत जरूरी है। अगर हम वो 2 तस्वीरों के जरिए एक बार हम, हाँ ये देखिए, इसका ऑडियो आप चला दीजिए एक बार। चलो चलो और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल क्या कहता है, कितने एग्जिट पोल में किसकी सरकार क्या लौटने आ रही है, क्या वापस आ रही है बीजेपी की सरकार या महाविकास आघाड़ी को मिलेगा मौका, बता रही है सबीना। न्यूज 18 महा एग्जिट पोल और साथ ही न्यूज 18 का महा सियासी जहाज, एक ऐसा जहाज जहां से आपको वो सियासी आंकड़े मालूम चलेंगे जो नतीजों से पहले के नतीजे बताएंगे। 23 नवंबर को फाइनल नतीजा, लेकिन एग्जिट पोल है और ये न्यूज 18 इंडिया का वो सबसे बड़ा सियासी जहाज है जिससे बहुत ही बारीक से बारीक जानकारी आज आप तक पहुंचेगी। अरब सागर से शानदार तरीके से देखिए मुंबई घेरा हुआ है और आज हम भी उसी शानदार दमदार तरीके से अपने इस महासियासी जहाज में मौजूद हैं। बस अब एक कदम और पीछे और हम चढ़ चुके हैं अपने इस सियासी जहाज में और इस सियासी जहाज के जरिए महा एग्जिट पोल आखिर क्या कुछ कहता है आज आप तक पहुंचेगा। बस चंद कदमों की ये दूरी है और देखिए इस दूरी के बीच में आपको मालूम चल पाएगा कि आज जो महासियासी आंकड़े हम इस पूरे जहाज के जरिए जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा न्यूज 18 इंडिया का महासियासी जहाज है। ये वो यार्ड है जो बताएगा कि किस पार्टी पर जनता ने विश्वास किया है और अब चल पड़ी है हमारी महासियासी जहाज बताने के लिए करोड़ों दर्शकों को कि जनता की क्या असमंजस की स्थिति अब भी आंकड़ों में नजर आती है। जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं, सबसे पहले चाणक्य स्ट्रेटजीज एग्जिट पोल आपके सामने, महायुति को 149 सीटें यहां पर जनता ने दी है, महाअगाड़ी 132, यानी कि मुकाबला यहां पर कुछ इस तरह से नंबर के जरिए सामने आया है। अगला एग्जिट पोल देखिए हमारे महासियासी जहाज के जरिए, पीएमआरक्यू एग्जिट पोल जहां पर महायुति 147, महाअगाड़ी 136, महाराष्ट्र 288 सीटों का ये पूरा समीकरण हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेट्राइज एग्जिट पोल आपके सामने, महायुति 160 सीटें यहां पर हासिल करती हुई नजर आती है, तो देखिए महाअगाड़ी के पास 120 सीटें ही यहां पर आती है, यानी कि 120 सीटों पर महाअगाड़ी सिमटती नजर आती है इस महा एग्जिट पोल के जरिए। आगे बढ़ते हैं, भास्कर एग्जिट पोल कहता है कि जनता का विश्वास यहां पर महायुति पर 2 सीट कम आया है, यानी कि 132 सीट, वहीं महाअगाड़ी के पास अगर सीट आती है तो 134 तक सीटें यहां पर वो 288 में से हासिल कर सकती है। अगला एग्जिट पोल इस महासियासी जहाज के जरिए जो बताता है कि महायुति 160, यानी कि यहां पर बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई देती है। महायुति बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, वहीं पर नजर डाल लीजिए महाअगाड़ी पर 100 सीटों पर ये सिमटते नजर आती है, यानी 60 सीटें दूर दूर तक उसके हाथ इस एग्जिट पोल के जरिए नजर नहीं आती। एक बार फिर से स्टूडियो मेरे सहयोगी अमन की तरफ रुख करेंगे, खास पैनल के साथ वो मौजूद है। अमन, हमारे इस महासियासी जहाज के जरिए जनता जान गई इन आंकड़ों को, ओवर टू यू। अनीश गढ़वे
जो कि शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। अनीश जी, असली नकली का भी मतलब फैसला जनादेश मान लिया जाएगा, जो भी नतीजे होंगे? अभी तो ये एग्जिट है सर, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर यही एग्जैक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो फिर ये भी जनता का फैसला हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन और नकली कौन, गद्दार कौन, क्लैरिटी हो जाएगी शायद। नहीं अनीश भाई? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आंकड़े ही सब कुछ बताएंगे तो आंकड़े तो अपने लोकसभा के भी देख लिए थे। हमारे पास 5 MP थे जो हमारे पास रुके थे, 5 के हमने 10 करके दिखाए। शिंदे गुट के पास 13 थे, उन्होंने उसके 6 कर दिए। आज आप आंकड़ों को देखिए, आंकड़ों ने बता दिया है, आंकड़ों ने बता दिया है यहाँ पे कि कौन असली है कौन नकली है। आप देखेंगे तो 43 पे एनडीए थी, 43 पे, आज 43 से एनडीए 15 तक आ चुकी है। तो आप मुझे बताइए असली कौन नकली कौन? सबसे ज्यादा इसका मुआवजा भारतीय जनता पार्टी को भरना पड़ा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इन सबके पीछे चाणक्य अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पक्ष है। किसी बड़े पार्टी की वजह से बड़े पार्टी का हाथ अपने सर पे होने के मतलब हाथ अगर सर पे नहीं होगा तो ये शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट हो, ये इतनी हिम्मत नहीं करता था। और महाराष्ट्र की जनता ने इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी से अदा कर ली। 23 पे भारतीय जनता पार्टी थी, आज आपने देखा रहेगा 9 पे आके सिमट चुकी है। आपने तो आंकड़ों ने तो साफ कह दिया है, आंकड़ों ने सिद्ध कर दिया है कि कौन असली है कौन नकली है। आपने एग्जिट पोल की फिगर्स देखी हैं? आप उन्हीं पर बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप चाणक्य भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है सर। आप तो एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। मैंने जनता ने क्या अपना निर्णय दिया था लोकसभा में, मैंने वो आपको बता दिया। अच्छा, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप विधानसभा की बात करें। विधानसभा के नतीजे, मेरा एक सवाल है, फिर मैं अजय आलोक आपके पास आऊंगा। विधानसभा के नतीजे अनीश भाई जो भी हो, अगर आपकी हार होती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो असली और नकली पर क्या वो रेफरेंडम माना जाएगा, हाँ या ना? अनीश भाई देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। असली और नकली का फैसला तो लोकसभा में ही हो चुका। अरे ये क्या बात है? और ये भी आपको बता ये क्या बात हुई? ये तो अभी विधानसभा में शिवसेना को मिलेगी। नहीं, वो ठीक है, आपका दावा है और मैं भी नहीं दावा कर रहा यही एग्जैक्ट होगा, लेकिन यही अगर नतीजों में तब्दील होते हैं, आपकी हार होती है, बीजेपी की सरकार बनती है, शिंदे गुट की अगर सरकार बनती है, तो फिर जनता का जनादेश क्या असली नकली पर रेफरेंडम होगा, हाँ या ना? सर देखो, सरकार किसकी बने, सरकार आज आप मुझे बताइए ना। आज हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारे पास तो सिंबल नहीं है, हमारे पास तो नाम नहीं है, फिर भी आज हमारे नाम से 42-43 सीटें दिखाई दे रही है। ये कौन लोग हैं? क्या ये शिव सैनिक नहीं है जो हमें 41-42 की जगह दिखा रहे हैं? आप मुझे बताइए, असली नकली का फैसला इस तरह से नहीं होता। असली नकली का फैसला अगर आपको सुनना है तो 23 तक रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता शिवसेना में असली नकली कौन है वो आपको दिखा देगी। समीर जी, सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना को आएगी। पूरी लड़ाई ही समीर जी यही थी ना कि शिंदे गद्दार, तो वो जनता ही तो बैलेट के जरिए, जनादेश के जरिए बताएगी ना साहब कौन गद्दार है, कौन नहीं है, कौन असली है, कौन नकली है। अगर शिंदे गुट को पसंद किया जाता है, महायुति की सरकार बनती है, अजय आलोक अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो फिर तो ये जनता का रेफरेंडम माना जाना चाहिए ना। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल। और अमन भाई ये देखिए, लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार आप देख सकते बनती हुई दिख रही है। देखिए 2014 में क्या हुआ था, 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े थे, उसमें गठबंधन नहीं हुआ था। 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। फ्लोर टेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार के सहयोग से प्रूव किया। उसके बाद उद्धव ठाकरे गठबंधन में शामिल हुए। जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार चला लेगी अपनी दम पर, उसके बाद वो मजबूरी में शामिल हुए। 2019 का अब अगर आप विधानसभा का परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जनता ने मैंडेट दिया था, उद्धव ठाकरे वहां से अलग हो गए। तो 2024 में अब फिर महायुति को मिल रहा है। और आप देखिए जनता ने क्या किया, 2.5 साल महायुति का कार्यकाल देखा है और 2.5 साल महाविकास आघाड़ी का कार्यकाल देखा है। जनता ने तय किया है कि 2.5 साल किसका कार्यकाल कैसा था और 2.5 साल में एकनाथ शिंदे ने क्या किया और 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने कार्यकाल में क्या किया। मुझे लग रहा है जनता ने बता दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर किसने काम, कुछ नहीं पता हरियाणा के बाद सर, अभी तो 23 को पता लगेगा, अभी थोड़ी ना पता है। वो ये तो सर यही होने वाला है। आज एग्जिट पोल आया है, 23 तारीख का परिणाम जो होगा वहां महायुति की सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जनता ने देखा है कि 2.5 साल का कार्यकाल कैसे रहा है। मुझे लग रहा है महायुति वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अजय आलोक, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, यही टेम्पलेट हो जाएगा बीजेपी का। हरियाणा के बाद अगर महाराष्ट्र में भी आप लोगों की सरकार बन जाती है तो वही टेम्पलेट होगा, जीत का टेम्पलेट। अजय आलोक। अमन जी,
अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपको कई बार पहले भी कह चुका हूँ, पोल महापोल करने वालों को मेरा बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे इसमें मानता नहीं। अब मैं आंकड़ों से भी थोड़ा डिफरेंस रखता हूँ। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि महायुति अपने दम पर महाराष्ट्र में 175 प्लस रहेगी, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि महाविकास आघाड़ी के तीनों पिछाड़ी मिलकर ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंच पाए। ये कोई महाआश्चर्य नहीं होगा। और शूटिंग स्टार आपने देखा है ना, शूटिंग स्टार कभी कभी रात में अचानक तारा टूट के गिरते हुए दिखता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक तारा टूटेगा 23 तारीख को, और वो है उद्धव ठाकरे। और पता चल जाएगा गद्दार और वफादार की बात करते हैं तो बाला साहब की आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है वो वफादार, जो जिसने बाला साहब को छोड़ दिया, उनके विचारधारा को त्याग दिया, वो गद्दार। और जहां तक रही जीतने की बात, तो लोकसभा में तो आपका स्ट्राइक रेट शिंदे के ग्रुप से कम रहा है भाई साहब। शिंदे का स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा था, इसीलिए अब एक मिनट, अब मैं झारखंड में बोल दूं, हो गया महाराष्ट्र, 23 को बात करेंगे ना, क्या बात करना। मैं तो खुद ही तैयार है, मैं तो खुद ही नहीं मान रहा हूँ एग्जिट पोल को। मैं तो आपका काम आसान कर रहा हूँ। अजय आलोक को पूरा बोलने दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे चुनावों में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी नहीं कहा, जी चुनौती थी प्रधानमंत्री की, नहीं कहा उन्होंने। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय वीर सावरकर जिंदाबाद नहीं कहा, नहीं कहा। ये तो फैक्ट है सर, ये तो फैक्ट है। आपने कुर्सी के लिए सिद्धांतों से समझौता किया, आपने कुर्सी के लिए सिद्धांतों से समझौता किया, ये तो फैक्ट है ना अनीश भाई। लेकिन पहले अजय आलोक कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। समय दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। अजय आलोक बोलिए। दूसरा झारखंड इसलिए भी क्योंकि झारखंड हमारे बिहार से सटा हुआ राज्य है। मैं गया भी चुनाव में। झारखंड में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एनडीए अलायंस 50 प्लस रहेगा। उसका कारण है उन सब इलाकों में, चाहे संथाल के इलाके हो गए, कोल्हान के इलाके हो गए, जहां हमारा प्रदर्शन 2019 में अच्छा नहीं रहा, उन सब इलाकों में हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सदी हुई रणनीति थी 2019 में, क्योंकि ये झटका था हमारे लिए 2019 का परिणाम झारखंड का। 14 में हम इतनी अभूतपूर्व मेजोरिटी लेके आए थे, 5 साल इतना अच्छा शासन दिया, फिर हम क्यों हार गए? बहुत मंथन किया, और उसके बाद एक रणनीति के तहत ही बाबूलाल मरांडी जी की घर वापसी हुई, उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होते गया। उसके चुनाव के 8-9 महीने पहले हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा गया ताकि उनके हाथों को और मजबूत कर सकें। और एक एक विधानसभा स्तर पर, एक एक मंडल के स्तर पर इन तीनों ने मेहनत की है। देयर वाज अ कवरिंग, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम किसी भी पोल, अब महापोल से ज़्यादा हम अपने संगठन की ताकत को पहचानते हैं, और इसलिए उसी के दम पे हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 50 प्लस का आंकड़ा छूने जा रही है अपने दम पर। 75 महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, झारखंड में भी, दोनों राज्यों में। दीपक चौरसिया, क्या लग रहा है आपको? दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार, महाराष्ट्र में 175, हरियाणा रिपीट हो रहा है महाराष्ट्र में, और उधर झारखंड में तो चलिए एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 2.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। 2.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी अगर एकनाथ शिंदे के सरकार के लिए है तो 2.5 साल की उद्धव ठाकरे सरकार के लिए भी, और दोनों सरकार का कंपैरिजन महाराष्ट्र की जनता करेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा था। अब वो बेहतर तरीके से व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है, ढंग से काम कर रही है। और आपने पिछली बार देखा होगा, महाराष्ट्र का चुनाव इतना लंबा खिंच गया था, उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना लंबा खिंच गया था, और उसके चलते भी मुझे लगता है कि एक फटीग फैक्टर चुनाव के प्रति लोगों में आ गया है। इस बार एक फेज का चुनाव है, करो या मरो, इस तरफ या उस तरफ की लाइन है। तो मुझे लगता है कि आजकल जनता जो है वो लोगों को अधर में नहीं लटकाती है, एक डिसिसिव मैंडेट देती है। ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, और इंडिकेशंस तो यही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए लगता है, और झारखंड के चुनाव को, कि दोनों राज्यों में एनडीए की एज है। और जो पुराना झटका था ना, वो एक एबरेशन था, वो कई सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन था। लेकिन मुझे लगता है कि अब परिस्थितियां बदलेंगी और हरियाणा का एक फ्लो लगातार मेंटेन रहेगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरा विश्लेषण है। ठीक है, मतलब हरियाणा में 87% हिंदू और यहाँ महाराष्ट्र में 79-80% के आसपास हिंदू, तो ये बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ हैं। ये टेम्पलेट, शायद नया टेम्पलेट बन जाएगा, जिसको प्रधानमंत्री का भी सपोर्ट था, योगी जी, आरएसएस, सबका सपोर्ट था। तो वो शायद टेम्पलेट बनेगा नया बीजेपी का, और कहा जाएगा बीजेपी कोर पर वापसी की बीजेपी ने, तो बीजेपी को ये नतीजे मिले, और फिर भी कुछ भी कहने के नहीं रहेगा कि इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था अगर अब भी हार जाती है बीजेपी तो। समीर जी, नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में 3 बड़ी चीजें जो है वो अफेक्ट डालने वाली है, जो एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। सबसे बड़ा रहेगा कि जो
देवेंद्र फडणवीस ने जिसका जिक्र किया था कि धर्म युद्ध है, वोट जिहाद का जिक्र किया था। एक है तो सेव का जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र किया था। और जो जातिगत आधार पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में बदलाव होगा, जाति में बांटा था, वो जाति का बंटवारा इस विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं चल रहा है। जमीनी स्तर पर सब भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय सेवक संघ का जमीनी स्तर पर काम। संघ जो सामाजिक समरसता की बात करता है, एक कुआं एक मंदिर और एक शमशान की बात करता है, संघ ने जमीनी स्तर पर घर घर बताने की कोशिश की है कि सामाजिक समरसता महत्वपूर्ण है। तीसरी जो बड़ी बात है कि इस चुनाव के अंदर लाडली बहना योजना जो वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है महिलाओं के लिए, मुझे लग रहा है महिलाओं के अंदर उसके बड़ी बात गई है। और उसके बाद 2.5 साल के अंदर जो महायुति का जो प्रशासन रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन रहा है, मुझे लग रहा है उसकी बड़ी भूमिका रही है। और देवेंद्र फडणवीस का जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर दौरा रहा है, मुझे लग रहा है जिस तरह समीर भाई ना, समीर जी, अजय आलोक, दीपक चौरसिया, विक्रम जी, अनीश भाई, जिस चीज की बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे ना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक खबर मैं लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा। देखिए, एक और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है, पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, और ऐसा करके लोकतंत्र संविधान की हत्या हो रही है। लेकिन लोकतंत्र और संविधान की असल खतरे में आया उत्तर प्रदेश के करहल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां एक दलित बेटी की क्रूरता से हत्या हो गई। इस हत्या पर दलितों के कथित शुभचिंतक धृतराष्ट्र बने हुए हैं। खुद को दलित वोटों का ठेकेदार मानने वालों को करहल की दलित बेटी की हत्या पर कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि ये दलित बेटी बीजेपी समर्थक थी। हत्या से एक दिन पहले ने कहा था कि वो बीजेपी को वोट देगी। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को साइकिल पर वोट देने से इंकार कर दिया। ये परिवार का आरोप है। इसके बाद उससे समाजवादी पार्टी से एक स्थानीय नेता प्रशांत यादव ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। ये परिवार वालों का आरोप है। परिवार का आरोप है कि कल 2 लोग उनकी बेटी को बाइक पर बिठाकर ले गए, क्योंकि धमकी थी कि बीजेपी को वोट नहीं, समाजवादी पार्टी को वोट देना है, दलित बच्ची। और आज उसका शव एक सुनसान इलाके में बोरे में बंद मिला है। कहीं बात हो रही है इसकी, नग्न अवस्था में। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी घटना को लेकर जांच चल रही है। प्रारंभिक जांच में इस तरह की थ्योरी से इंकार किया है, लेकिन परिवार कह रहा है कि इसलिए हत्या हुई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दलित बेटी की हत्या की है और सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना को लेकर कहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडों, माफियाओं और दंगाइयों और हत्यारों की फौज है। सुनिए। इतनी बात के ऊपर है, बता रहे जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल, और बस जाए पकड़ ला। ये मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारा वारे बेटी हुई है, पार के दे बेटी राती, ओ मैया मेरे लला कायला हो जाना है। कल रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि, और भारतीय जनता पार्टी सीधे आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने हत्या की है साइकिल पर वोट ना डालने देने की वजह से। झारखंड के नतीजे बता रही है सबीना। और समंदर के इस दुनिया से अब आप समझेंगे वन की दुनिया के बारे में। वन भूमि यानी कि जंगलों की दुनिया, जिसको लेकर कई वादे भी किए गए, दावे भी किए गए, लेकिन क्या कुछ यहाँ पर महा एग्जिट पोल कहता है वो आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर मिलते हैं 29 सीटें, तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 46 सीटें मिलती नजर आती है। मेट्राइज एग्जिट पोल का आंकड़ा यहाँ पर कुछ यही कहता नजर आता है। इसके अलावा अगर दूसरे एग्जिट पोल की तरफ रुख करें, यानी कि चाणक्य स्ट्रेटेजीज एग्जिट पोल की तरफ, तो एनडीए को 45 सीटें यानी कि बहुमत के लिए जो 41 सीट चाहिए होती है उससे ज्यादा ही मिलती नजर आती है। इंडिया गठबंधन 33 सीटों पर यहाँ पर सिमटता हुआ नजर आता है, यानी कि यहाँ दावे पास होते नहीं बल्कि
बल्कि फेल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को जो है वो महज 25 सीटों में संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 53 सीटें यानी कि बहुमत, पूर्ण बहुमत के आंकड़े से भी ऊपर नजर आता है ये। साथ ही अगला पीपल्स पल्स पोल्स यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि 81 में से एनडीए गठबंधन को 47 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन के जो खाते में है वो महज 30 सीटें यहाँ पर आएंगी। यहाँ भी एनडीए की सरकार बनती नजर आती है। जेवीसी एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एनडीए के जो खाते में है वो 44 सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन 35 सीटों में यहाँ पर सिमट जाएगा। क्योंकि बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है, ऐसे में यहाँ भी एनडीए ही बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है।